पीएम मोदी हर चुनावी रैली में 400 पार का नारा लगा रहे हैं। राहुल, अखिलेश और तेजस्वी की तिकड़ी को परिवारवादी और भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। अपने 10 साल के शासनकाल की उपलब्धियां गिनाने की बजाय रायबरेली की जगह सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी के वायनाड छोड़ने की आशंका जता रहे हैं। अब सवाल यह है कि जनता अपने प्रधानमंत्री से यही सब सुनना चाहती है। ये वो महंगाई और बेरोजगारी दूर करने का रोड मैप चाहती है, पक्की नौकरी, सैलरी, पेंशन और भत्ते की गारंटी चाहती है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने इन्हीं सवालों के साथ पीएम मोदी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। जाति जनगणना को देश के लिए निहायत जरूरी बता दिया। मतदान के बाद अलग अलग लोगों ने बूथ लेवल तक का जो एनालिसिस किया और जो जानकारियां मिल रही है, उसे विश्वास पक्का हो रहा है कि पहले चरण में एनडीए के पक्ष में एक तरफा मतदान हुआ है। ये जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी, मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। ये जो भी कहना चाहे कह लो, 150 से एक ज्यादा नहीं आने वाली। बीजेपी के इलेक्शन एक्सप्रेस पर राहुल ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। जिसे 400 पार जाना था, उसे 150 के पहले ही रोक दिया। पीएम मोदी ने गांधी परिवार को भगोड़ा साबित करने में खूब पसीना बहाया, लेकिन भागलपुर की रैली से राहुल ने भी पूछ ही लिया, देश का पैसा लेकर भागे लोगों का पता क्यों नहीं बता पा रहे, असली मुद्दों से ध्यान क्यों भटका रही, पब्लिक का पैसा चंद पूंजीपति मित्रों पर क्यों लुटा रही। कुछ नेता जो लगातार लोकसभा में जीत करके आते थे, इस बार आपने देखा है वो लोकसभा का चुनाव छोड़ करके राज्यसभा के रास्ते से अंदर जाके बैठ गए हैं। चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं रही है जी। हालात ये है कि इंडिया अलायंस वालों को इस चुनाव में लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं। ज्यादातर सीटों पर इनके नेता प्रचार ही नहीं करने जा रहे हैं। आज हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। आप सोचिए, एक तरफ 22 लोग, दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग। हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में 70 करोड़ लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनकी आमदनी 100 रुपए से कम है। एक तरफ अंबानी, अदानी, देश का पूरा धन उनको दिया जाता है और दूसरी तरफ देश के गरीब लोग, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी। और ये 10 साल से नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। रायबरेली छोड़ राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंचने के सोनिया गांधी के फैसले से पीएम मोदी चिंतित हो बैठे। वायनाड से राहुल के चुनाव लड़ने को लेकर भी पीएम दुबले होते दिखे। नांदेड़ में पीएम मोदी के भाषण का बड़ा हिस्सा गांधी परिवार की गाथा सुनाने में ही खर्च हो गया, मानो पूरा महाराष्ट्र पीएम मोदी से यही सब सुनना चाह रहा। चुनाव में और कोई मुद्दा ही न रह गया। महंगाई और बेरोजगारी देश से रफू चक्कर हो चुकी। 10 साल से आम आदमी जिस अच्छे दिन की बाट जो रहा था, वो 2047 के पहले ही आ गया। लेकिन पीएम क्या बोलेंगे, ये कोई और कैसे तय कर सकता। सो प्रधानमंत्री बोलते रहे, पिछली सरकारों के खोदे गए कथित गड्ढे गिनाते रहे। लेकिन राहुल ने अग्निवीर योजना को सेना के सीने का गड्ढा बता दिया। सरकार बदलते ही योजना को कूड़ेदान में फेंकने का दावा भी कर दिया। अभी तो हमारा बहुत समय कांग्रेस के गड्ढों को भरने में गया है। अगले 5 वर्षों में हमें मराठावाड़ और महाराष्ट्र को बहुत आगे लेकर जाना है। जैसे ही हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी,
ये अग्निवीर योजना को उठा के हम बाहर फेंक देंगे, खत्म कर देंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान को दो तरीके के शहीद नहीं चाहिए, एक शहीद चाहिए, एक तरीके का शहीद चाहिए। शहीद का दर्जा सबको मिले, पेंशन सबको मिले, कैंटीन सबको मिले। दो अलग अलग तरीके के जवान नहीं चाहिए हमें। इसलिए अग्निवीर योजना को उठा के फेंक देंगे, जैसे पहले होता था वैसे करेंगे। इन्होंने 5 अलग तरीके की जीएसटी बना रखी है। ये जीएसटी को हम बदलेंगे। एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा। और आखिरी बात, हमारे जो मनरेगा का काम करते हैं, आशा आंगनवाड़ी का काम करते हैं, सीधा मैं आपको बता देता हूं, जो आशा और आंगनवाड़ी का काम कर रहे हैं, उनकी जो आमदनी है उसको हम दुगना करने जा रहे हैं। गांधी परिवार और कांग्रेस के बाद कांग्रेस के सहयोगियों पर हमले की बारी आई। पीएम मोदी ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन बनाए जाने का मकसद भ्रष्टाचार पर पर्दा डालना और जनता इसे खारिज कर चुकी है। विकसित महाराष्ट्र। लेकिन शुक्रवार को यूपी के जिस अमरोहा से पीएम मोदी ने यूपी के 2 लड़कों को निशाना बनाया था, उसी अमरोहा से दोनों ने सत्ता के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। पीएम के वादों और दावों को बेदम बता दिया। इंडी एलायंस के लोग अपने स्वार्थ में, अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। और इसलिए खबरें यही है कि पहले चरण में वोटर्स ने इंडी एलायंस को पूरी तरह नकार दिया है। ये चुनाव 2024 का चुनाव और इस जगह पर दिखाई दे रहा है कि ऐतिहासिक वोटों से दानिश अली जीत करके जा रहे हैं। इस बार पश्चिम की हवा जो चलेगी वो भारतीय जनता पार्टी का न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश में सफाया करेगी। और कल ही जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पहले चरण में ही पलट दिया। जो लोग कहते थे कि उनकी फिल्म चल नहीं रही है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, पहले दिन ही पहला शो भारतीय जनता पार्टी का फ्लॉप रहा। जाति जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे। सरकार आएगी, हम जाति जनगणना का काम शुरू कर देंगे। जाति जनगणना से हिंदुस्तान के सब लोगों को पता लग जाएगा आप कितने हो और आपकी हिंदुस्तान में कितनी भागीदारी है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बीजेपी के लोग कहते हैं एक्सरे तो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? 100% होगा, क्योंकि देश की जनता को मालूम होना चाहिए कि 90% की कितनी भागीदारी है। जैसे इन्होंने नांदेड़ से परभणी तक पीएम मोदी ने 2024 के चुनाव को असाधारण बताया। विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प दोहराया। लेकिन यूपी के 2 लड़कों ने पिछले वादों की याद दिला दी, बीजेपी की दुखती रख छू दी, भावी सरकार की गारंटियां भी खटाखट गिना दी। 2024 का ये चुनाव केवल सरकार बनाने के लिए नहीं हो रहा। इस चुनाव का लक्ष्य है भारत को विकसित बनाना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना। इसलिए 2024 के चुनाव के मुद्दे सामान्य मुद्दे नहीं है। हर मुद्दा महत्वपूर्ण है, हर कदम महत्वपूर्ण है, हर संकल्प महत्वपूर्ण है। जो कभी जुमले लेकर के आए थे, जिन्होंने कहा किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, आज 10 साल हो गए, बताओ किसी किसान की आय दोगुनी हो गई हो? कोई हमारा बुनकर भाई खुशहाल हो गया हो?
हमारे नौजवानों को कहा कि नौकरी देंगे हर साल 2 करोड़। बताओ, बेरोजगारी इस तरीके से फैली है और सरकार जानबूझ करके बेरोजगार रखना चाहती है। अभी जितनी भी सरकार में परीक्षाएं हुई हैं, सब पेपर लीक हो गए। पहला पेपर लीक हुआ, सरकार सावधान नहीं हुई। उसके बाद जितनी परीक्षाएं हुई, सब में पेपर लीक हो गए। और कई बार मैंने कहा कि 60 लाख बच्चों का, 60 लाख नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया इस सरकार ने। अरबपतियों के बेटे, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बेटे जॉब मार्केट में जाने से पहले अप्रेंटिसशिप करते हैं। 6 महीने की उनको नौकरी मिलती है, बड़ी सी बड़ी कंपनी में जाते हैं, ट्रेनिंग मिलती है, बैंक में पैसा आता है और फिर वो परमानेंट जॉब में जाते हैं। मगर यह सुविधा हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को कभी नहीं मिली। हमने एक नई योजना लाई है, इसका नाम पहली नौकरी पक्की। पहली नौकरी पक्की। प्राइवेट कंपनियों में, हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर में और सरकारी ऑफिसेज में हम हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। मतलब अगर आपने हिंदुस्तान की सरकार से अप्रेंटिसशिप मतलब 1 साल की नौकरी मांगी तो यह आपका अधिकार है, सरकार आपको मना नहीं कर सकती। अमरोहा की रैली से राहुल गांधी ने एक बार फिर जाति गणना को हिंदुस्तान का एक्सरे बताया। मोदी सरकार पर इसे रोकने का इल्जाम भी जड़ दिया। हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग के कितने लोग? सन्नाटा छा गया, किसी को नहीं मालूम। कितने लोग हैं पिछड़े वर्ग के हिंदुस्तान में? किसी को नहीं मालूम, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार यह आंकड़ा हिंदुस्तान की जनता को नहीं देना चाहती है। भाई और बहनों, मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकाली मैंने, मीडिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकाली, ये जो एंकर्स है ना हिंदुस्तान में, इनकी लिस्ट निकाली, बड़े बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकाली। भाई और बहनों, इनमें एक पिछड़ा नहीं मिला मुझे। मतलब 90% हिंदुस्तान मीडिया में है ही नहीं। हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिकों की लिस्ट में पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? बताओ। 0। जाति जनगणना से हिंदुस्तान के सब लोगों को पता लग जाएगा आप कितने हो और आपकी हिंदुस्तान में कितनी भागीदारी है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब इससे किसी को इतराज तो नहीं होना चाहिए? नहीं, किसी को इतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भैया चोट लग रही है लोगों को, किसानों को, मजदूरों को एक्सरे करा लो। एक्सरे से दर्द तो नहीं होता ना, एक्सरे से कोई डरता तो नहीं है ना, एक्सरे ऑपरेशन थोड़ी है, एक्सरे तो मतलब कुछ नहीं होता। तो जब मैंने कहा कि भैया देश का एक्सरे कराओ, नरेंद्र मोदी कहता है बिल्कुल नहीं। बीजेपी के लोग कहते हैं एक्सरे तो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? 100% होगा, क्योंकि देश की जनता को मालूम होना चाहिए कि 90% की कितनी भागीदारी है। राहुल गांधी ने दावा किया कि इस बार की लड़ाई लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की लड़ाई और इसे हर हाल में जीतना होगा। लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन के लोग झूठ फैला रहे हैं। देखिए, ये जो चुनाव है, ये संविधान को बचाने का चुनाव है। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं,
लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। आज तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों को जो मिला है, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को जो मिला है वो संविधान से मिला है। अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो जो भी प्रगति हुई है, गरीबों के लिए जो भी किया गया है, वो सब बंद हो जाएगा। हम 400 पार की बात करते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द आता है। वो झूठ फैला रहे हैं कि 400 सीटें भाजपा को मिलेगी तो आरक्षण चला जाएगा। ये झूठ के सरदार है। पिछले महीने ही कर्नाटक से 5 बार के बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े ने कहा था कि पार्टी को 400 सीट मिलेगी तभी वो संविधान में मर्जी के मुताबिक बदलाव कर सकते हैं। संविधान में बदलाव के लिए लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत की दरकार होगी। बीजेपी सांसद के इस बयान को राहुल गांधी ने संघ परिवार के छिपे हुए मंसूबों का ऐलान बताया और पूरा विपक्षी खेमा बीजेपी पर हमलावर हो उठा। हालांकि खुद पीएम मोदी ने बार बार ये बताया कि बीजेपी संविधान नहीं बदलेगी, आरक्षण खत्म नहीं करेगी, लेकिन विपक्ष की शंका दूर नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।